हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो दिव्यांगजनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इसमें कई सारे दिव्यांगजनों से रिलेटेड बदलाव किए गए हैं, कई सारी चीज़ें इसमें बदली गई है, कई सारे नियम इसमें लागू किए गए हैं। तो अगर आप दिव्यांग साथी हो तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। अगर आपको स्किप करना है तो अभी स्किप कर दीजिए, फिर आपको देखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप जाकर रील्स देख लीजिए। लेकिन अगर आप सीरियस दिव्यांग कैंडिडेट हो और आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म फिल करते समय एक भी गलती कर दी तो आपके नंबर चाहे जितने अच्छे हो, या तो आप कट ऑफ में नहीं आएंगे या आपको डीवी में बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए पूरा दिन रील्स देखते हो तो इससे बेटर है कि ये वीडियो ध्यान से देख लो। अगर आप सीरियस दिव्यांग साथी हो और एसएससी सीजीएल में नौकरी पाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा आखिर तक ज़रूर देख लेना, आपको सब चीज़ें इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर फिर भी मैंने इस वीडियो में कुछ नहीं बताया, ऐसा आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। लेकिन प्लीज़ जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना पूछना, क्योंकि मैं वीडियो में सब कुछ आपको बता देता हूँ। इसलिए बहुत साथी होते हैं जो चीज़ मैंने वीडियो में बताई है वही चीज़ बार बार कमेंट में पूछते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा नए नियम क्या है, दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, कितनी फीस लगेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके अलावा टाइपिंग वगैरह में छूट किन दिव्यांगजनों को मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा टाइम किन दिव्यांगजनों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, स्क्राइब के क्या रूल्स बदले हैं, और इसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या चेंजिंग हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों इसका फॉर्म फिल करने में जल्दी बिल्कुल मत करना, पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, तभी फॉर्म फिल करना, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी गलती आपकी जॉब ले सकती है, मतलब आपकी जॉब जा सकती है आपके हाथों से, ज़रा सी भी गलती। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप ये भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बताऊंगा और इसके बारे में जो भी जानकारी आती रहेगी वो आप लोगों को टाइम पर बताता रहूँगा। अभी इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी बताई है, जब वैकेंसी बढ़ेगी तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और भी जितनी सारी चीज़ें होगी वो सब कुछ आपको टाइम पर बताता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप जिस भी दिव्यांग ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो, ताकि आपके दिव्यांग साथियों की हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से फॉर्म भरे, कोई गलती ना करे। चलो अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसी जो है ये एसएससी सीजीएल की है, एसएससी के द्वारा निकाली गई है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, 2026। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 21 मई 2026 से, और 22 जून 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके 22 जून 2026 से पहले इसका फॉर्म भर देना। आप फाइनल कर सकते हो अपने फॉर्म को 22 जून 2026 तक। आप फीस पेमेंट कर सकते हो 23 जून 2026 तक। इसके अलावा अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो 29 जून से 1 जुलाई के बीच में। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी आपका एग्ज़ाम भी करा लेगी टायर 1 अगस्त सितंबर में, और आपका टायर 2 का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। दोस्तों, एसएससी के द्वारा जब सीजीएल की भर्ती निकाली जाती है तो वो किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं निकाली जाती, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकाली जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप बी की वैकेंसियाँ भी है और ग्रुप सी की भी वैकेंसियाँ हैं। ग्रुप बी में जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दिव्यांग साथी हो, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी एनसीएल वाले हो तो आपको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी वाले दिव्यांग हो तो आपको 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की जो पोस्ट है उसके लिए 20 से 30 वर्ष एज मांगी गई है, ये भी ग्रुप बी की पोस्टें हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की भर्ती है, उसके लिए भी 18 से 30 वर्ष मांगी गई है एज, और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो भर्ती है उसके लिए भी 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है। तो बहुत सारी पोस्टें हैं, वो मैं आगे भी बताऊंगा। इसके अलावा जो ऑडिटर वगैरह की पोस्टें हैं ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं, इसमें 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट यानी अपर डिवीज़न क्लर्क, और इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट,
सब इंस्पेक्टर, ये बहुत सारी पोस्टें हैं। किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो अभी जो पोस्टें आई हैं वो 12,256 आई है। इसमें सभी दिव्यांगजनों की भी लगभग 500 प्लस पोस्टें रहने वाली है और अभी ये पोस्टें बढ़ेगी भी। जब बढ़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है, किसी भी स्टेट से है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जितने साथी ऐसे हैं जिनके पास में अभी ग्रेजुएशन नहीं है तो उनके लिए भी बहुत जल्दी एसएससी की भर्ती आने वाली है, सीएचएसएल की। उसमें 12th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद में एसएससी एमटीएस की भर्ती दिखाई देगी जिसमें हाई स्कूल वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ग्रेजुएशन की है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा कुछ पोस्टें यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भी होती है, तो उसमें आपके पास में ग्रेजुएशन जो है वो स्टैटिक्स से होना चाहिए और 12th में आपके पास में मैथ होना चाहिए। बाकी इनके अलावा और जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए सबके ग्रेजुएशन की ही आवश्यकता होती है। तो अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जितनी पोस्टें हैं उनके सबके लिए, अगर आपने बैचलर डिग्री की है वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो या कुछ भी किया हो, मतलब ग्रेजुएशन किया हो बस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे साथी पूछेंगे कि क्या अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, तो देखो अपेयरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1/8/2026 तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। 1/8/2026 के बाद का नहीं चलेगा। तो अगर आपका रिज़ल्ट, आपको उम्मीद है कि आपके पेपर हो गए हैं और आपका रिज़ल्ट जो है वो 1 अगस्त 2026 से पहले आ जाएगा, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भर देना। बाकी जिनका कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन वो तो ज़रूर ही अप्लाई कर देना। दोस्तों अगर मैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो इसमें जनरली 100 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप वोमेन हैं, SC ST है या PWBD मतलब दिव्यांगजन हैं, तो आपकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। मतलब आप फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो, कोई पैसा देने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी दिव्यांग साथी हो वो एक बात का ध्यान और रखना, फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत करना, इसलिए क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई गलती करोगे, उसके बाद में कोई भी आप करेक्शन करोगे, फिर गलती करने के बाद में अगर फिर बाद में आप सोचोगे कि हम इसमें करेक्शन कर ले, तो करेक्शन करते टाइम आपके 200 रुपये लगेंगे। अगर आप फिर भी गलती कर देते हैं, दोबारा से करेक्शन करते हैं, तो फिर आपके 500 रुपये लगेंगे। तो इससे बेटर है कि आप फॉर्म ऐसे भरना कि कोई भी गलती ना हो, ताकि आपको करेक्शन ना करना पड़े और आपके ये 200 रुपये ना लगे। दोस्तों अगर हम इसमें सेंटर की बात करें कि सेंटर कहाँ मिलेगा, तो आप ऑल इंडिया में अपने मन से कहीं भी सेंटर ले सकते हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टायर 1 और टायर 2 होता है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो यही पार्ट है। इसी की वजह से बहुत सारे दिव्यांग साथी बाहर हो जाते हैं, जबकि उनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बाहर हो जाते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तब तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब आपका टायर 1 क्लियर हो जाएगा, जब आपका टायर 2 क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में जब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए कहा जाएगा, तो तब आप अगर बिल्कुल एक भी गलती कर देते हो तो आपको हाथों हाथ वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। मतलब या तो डीवी में आपको बाहर कर दिया जाता है या कट ऑफ में ही आपका नाम नहीं होता है। आप लोग कहते हो कि हमारे तो मार्क्स इतने हैं, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तब भी हम कट ऑफ में नहीं आए, तो उसकी वजह यही होती है कि आप गलत डिपार्टमेंट चूज़ कर लेते हो, गलत तरीके से फॉर्म भर लेते हो, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिलती है। तो देखो इस पार्ट को बहुत अच्छे से देखना, कोई भी गलती नहीं करना। किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग साथी एलिजिबल है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देख लो। दोस्तों देखो सबसे पहली पोस्ट है हमारे सामने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की। ये सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में है। और इसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विज़न वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डेफ HH वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डेफ वो लोग होते हैं जो बिल्कुल बोल सुन नहीं पाते हैं, और HH वाले वो होते हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी या OH में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या आप CP है, LC है, DW है, AAV है, SD SI वाले हैं, या SLD MI MD वाले हैं, तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ASO की जो भर्ती है उसमें जो दिव्यांग साथी मैंने ऊपर बताए ये सब यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो SSO की पोस्ट है उसमें
अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विज़न है अप्लाई कर सकते हैं, डेफ एच वाले भी, और ओ ए बी ए ओ एल बी एल ओ ए एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी, और यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एच डी एस आई एस एल डी एम आई एम डी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ए एस ओ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पोस्ट है तो उसमें भी सेम दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया। और इसके अलावा जो अगली पोस्ट है ऑफिस ऑफ जे एस सी ए ओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, एएसओ की भर्ती है। यहाँ पर भी टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ एच एच ओ ए बी ए ओ एल बी एल, और यहाँ पर बी एल ओ ए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओ ए एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एम डी वाई एच डी एस आई और एस एल डी एम आई एम डी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली ही पोस्ट एएसओ की है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है। यहाँ पर भी टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ एच एच ओ ए बी ए ओ एल बी एल या ओ ए एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई और एस एल डी एम आई एम डी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर एएसओ की अगली पोस्ट है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर भी टोटली ब्लाइंड या लो विज़न या डेफ एच एच या ओ ए बी ए ओ एल बी एल ओ ए एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई एस एल डी एम आई एम डी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दूसरी पोस्ट है तो इसके लिए भी सेम दिव्यांगजन एलिजिबल है। और इसके बाद में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी एएसओ की पोस्ट है, यहाँ पर भी सेम दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यहाँ पर जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए भी सेम दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। एमडीवाई वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एचडी मॉडरेट वगैरह वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं उसके लिए भी सेम दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। और इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंस्पेक्टर की जो पोस्टें हैं उसमें टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ एच एच ओ ए ओ एल ओ ए एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई एम आई एम डी वाले भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की, ये CBIC में है, तो यहाँ पर भी टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ एच एच ओ ए ओ एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई और एस एल डी एम आई एम डी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर एग्जामिनर की जो पोस्टें हैं CBIC में उसमें टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ एच एच ओ एल और ओ ए एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई एस एल डी एम आई एम डी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है इस पर दिव्यांगजनों की पोस्टें नहीं हैं, मतलब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए दिव्यांग साथी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन में है, यहाँ पर लो विज़न वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टोटली ब्लाइंड नहीं कर सकते, HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OAOL, OL, LCDW, AAV और मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की, इस पर टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ HH, OA, BA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV, MDY, HDSI और SLD, MD अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उस पर दिव्यांग साथी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ HH, OA, BA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV और MDY यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, HDSI और ASD वो माइल्ड हो या मॉडरेट, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जो पोस्ट है उसमें भी सेम दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर असिस्टेंट की है, इसमें भी सेम दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है, इसमें भी जो दिव्यांग साथी मैंने ऊपर बताए हैं वो सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट की जितनी पोस्टें हैं उस पर जो दिव्यांग साथी मैंने ऊपर बताए हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उस पर दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए भी टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ HH, OA, BA, OL, BL, OAL, BL, OA, CP, LC, DW, AAV, MDY, HDSI वाले अप्लाई कर सकते हैं। MD, MI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जो दिव्यांग साथी मैंने ऊपर बताया वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ HH और OA, BA, OL, CP, LC, DW, AAV, HDSI और ASD, MI, MD वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं उसके लिए लो विज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH वाले भी, OA, BA, OL, OL, BL, CP, LC, DW, AAV, HDSI और ASD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्टें हैं उसके लिए भी सेम दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटर वगैरह की जो पोस्टें हैं
उसके लिए एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं और ओए, ओएल, ओएल, बीएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते ऑडिटर की पोस्ट पे, ठीक है। अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उस पर भी एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, टोटली ब्लाइंड नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा ओए, ओएल, बीएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की अगली जो पोस्टें हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विज़न दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी डैफ, एचएच, ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी और एएसडी, एसएलडी, एमआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए लो विज़न अप्लाई कर सकते हैं, टोटली ब्लाइंड नहीं कर सकते। बाकी ओएच कैटेगरी में लगभग सभी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। डैफ, एचएच वाले और एचडी वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव वाली जो पोस्टें हैं उसके लिए लगभग सभी दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्टें हैं उसके लिए सब दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टोटली ब्लाइंड हो, लो विज़न हो, डैफ, एचएच हो, बीएल हो, ओएल हो या एमडीवाई हो, एलसी हो, डीडब्ल्यू हो, कोई भी इन सब पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं उसके लिए भी टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डैफ, एचएच, ओए, बीए, बीएल, ओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एमडीवाई, एचडीएसआई सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सेक्शन हेड की पोस्टें हैं उसके लिए भी लगभग सभी दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप कोई भी दिव्यांग साथी हो, वो आप वीएच कैटेगरी वाले हो, एचएच वाले हो या एचआई वाले हो या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हो या ओएच वाले हो या अदर डिसेबल्ड हो, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी जब इसका पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए आएगा तो मैं आपको तब और अच्छे से समझा दूंगा कि किन दिव्यांगों को कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस पहले नंबर पर देनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। चलो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या नियम हैं जो स्क्राइब से रिलेटेड और एक्स्ट्रा टाइम से रिलेटेड और टाइपिंग में छूट किनको मिलेगी उससे रिलेटेड है, और भी जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और सिलेबस वगैरह भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो टायर 1 होगा उसको ध्यान से समझना है क्योंकि इन्होंने नया बदलाव किया है। अब की बार इन्होंने सेक्शनल टाइम भी दे दिया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25, और ये 50 नंबर के हो गए, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 नंबर। इस तरीके से यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा। 15-15 मिनट सभी सेक्शन के लिए मिलेंगे, मतलब जीके जीएस करने के लिए भी आपको 15 मिनट, इंटेलिजेंस के लिए भी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी 15 मिनट और इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट आपको मिलेगी। जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल है या जिनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों टायर 1 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें 0.50 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इसके बाद जब आपका टायर 1 क्वालिफाइड हो जाएगा तो आपका टायर 2 होगा। आप टायर 2 को यहाँ पर ध्यान से देखना है। टायर 2 जो होगा उसमें सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, ये एक ही दिन होगा। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 में सेशन 1 होगा, सेशन 1 में सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 1 में आपसे मैथमेटिक्स एबिलिटी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल ये 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 180 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, मतलब मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए 30-30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो दिव्यांग साथी ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो गए उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दोस्तों पेपर 1 में ही फिर आपका सेक्शन 2 होगा। अभी हमने पीछे सेक्शन 1 देखा, फिर इसके बाद में आपका सेक्शन 2 होगा जिसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो सेक्शन 2 में पूछे जाएंगे वो 70 पूछे जाएंगे जो 210 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम ही दिया जाएगा, जिसमें आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए आपको 40 मिनट मिलेगी। बाकी आपका जो जनरल अवेयरनेस का है उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। बाकी जो दिव्यांग एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो गए उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 में ही दोस्तों आपका सेक्शन 3 होगा जिसमें कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। इसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 60 नंबर का ये रहेगा। इसके लिए आपको 15 मिनट दी जाएगी। फिर दोस्तों पेपर 1 में ही आपका सेशन 2 होगा, ठीक है। उसमें सेक्शन 4 जो होगा, सेशन 2 में सेक्शन 4 जो होगा उसमें आपसे डेटा एंट्री का स्पीड टेस्ट लिया जाएगा जो 15 मिनट का होगा। इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा।
जो दिव्यांग साथी एलिजिबल हैं उनको छूट भी मिल जाएगी OH वालों को। बाकी जिनको छूट नहीं मिलेगी उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए। और जो दिव्यांग साथी स्क्राइब लेंगे, स्क्राइब के लिए एलिजिबल होंगे, उनको फिर यहाँ पर रीडर भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए। टाइपिंग आप करेंगे और वो आपको पढ़ के बताएगा। फिर इसके बाद में पेपर 2 होगा। पेपर 2 सभी के लिए नहीं है, पेपर 2 उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्टैटिक्स से फॉर्म भरा होगा, मतलब जो स्टैटिक्स वाले हैं उनके लिए है। तो उसमें उनसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 200 नंबर के होंगे। इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर पेपर 3 होगा। पेपर 3 जनरल स्टडी और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वालों के लिए रहेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 200 नंबर का होगा। तो पेपर 1 जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी है। बाकी पेपर 2 केवल उनके लिए है जो स्टैटिक्स वाले हैं, और पेपर 3 उनके लिए जो जनरल स्टडी वाले हैं। ठीक है, आप देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान से देख लो। इन्होंने लिखा है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पेपर 1 में जितने भी सेक्शन मैंने आपको बताए हैं उन सेक्शन को सभी को क्वालिफाइड करना है। ठीक है, पेपर 1 के जितने भी सेक्शन हैं सभी को क्वालिफाइड करना है अलग अलग। मतलब उसमें सेक्शन 1 जो था वो भी अलग से क्वालिफाइड करना है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जितने भी सेक्शन थे सभी को क्वालिफाइड करना है सेपरेटली। आपका जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है उसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, अगर आप गलत करेंगे तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, और जो पेपर 2 वाले हैं या पेपर 3 वाले हैं उनके 0.50 काटा जाएगा पेपर 2 में। अब देखो यहाँ पर टाइपिंग में जो छूट मिलेगी वो PWBD OH वालों को छूट मिलेगी। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो उनको सबको छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर केवल जो OH कैटेगरी में आते हैं उनको छूट यहाँ पर टाइपिंग में दी जाएगी। वो भी उनको यहाँ पर एनेक्सर 14 यानी एनेक्सर XIV वाला जो है वो बनवाना पड़ेगा CMO ऑफिसर से, जो सिविल सर्जन हो गए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के, या आप सीधा CMO से बनवा सकते हो। जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, उनके हाथ नहीं काम कर रहे हैं, वो लिख नहीं पाएंगे, वो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। बाकी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल अदर PWBD कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिशन फ्रॉम DEST। मतलब जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें छूट नहीं मिलेगी किसी भी दिव्यांग को, केवल OH के अलावा OH वालों को यहाँ पर छूट मिल जाएगी। वो भी जब CMO उनके एनेक्सर पर लिख दे कि हाँ ये एलिजिबल है छूट के लिए, तभी मिलेगी। इसके अलावा जो ऐसे दिव्यांग साथी है जिनको स्क्राइब वगैरह की ज़रूरत है तो उनको स्क्राइब मिलेगा और उनको टाइपिंग में भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब चलो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि जो आपका टायर 1 है, टायर 2 है, उसमें स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब की आवश्यकता है वो इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देख लो। आप बार बार कमेंट में परेशान होते हो लेकिन यहाँ पर नहीं देखते हो, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लो। देखो, जो भी ऐसे दिव्यांग साथी है जो ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो ब्लाइंडनेस है या जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है OH कैटेगरी में, या जो CP वाले हैं, उनको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म भरते हुए यस कर देंगे और स्क्राइब के लिए यस कर देंगे तो उनको एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब दिया जाएगा। इन तीनों कैटेगरी के अलावा ब्लाइंडनेस और बोथ आर्म और CP के अलावा और जितने भी दिव्यांग हैं और उनको अगर एग्ज़ाम के टाइम पर स्क्राइब की आवश्यकता है और वो 40% से ज़्यादा है तो उनको एनेक्सर 1 बनवाना पड़ेगा। अगर आपको लिमिटेशन है, मान लीजिए आपके एक हाथ में दिक्कत है, आपको दिक्कत हो रही है लिखने में, या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है, तो आपको यहाँ पर एनेक्सर 1 बनवाना पड़ेगा। आपको ये चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बनवाना होगा एनेक्सर 1। ठीक है, अगर आप 40% से ज़्यादा या 40% वाले हो। लेकिन अगर आप 40% से कम वाले हो तो आपको एनेक्सर 1A बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके लिए यस कर देना कि आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आपको केवल टाइम ही चाहिए तो उसके लिए भी आप एनेक्सर वगैरह बनवा सकते हो, आपको टाइम भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना स्क्राइब भी ले सकते हो, इन्होंने ऐसा लिखा है। अब बाद में ये क्या करेंगे वो पता नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप अपना स्क्राइब लेंगे तो इसमें OTR वगैरह स्क्राइब का करना होगा पेपर से पहले, ठीक है। आपका जो स्क्राइब है उसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे आपका जो स्क्राइब है उसने अपना फॉर्म ना भरा हो और आपके अलावा किसी और का ना दे रहा हो या किसी और का ना देकर आया हो, और इसके अलावा आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है 1 स्टेप बिलो, तो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, तो आप अपना स्क्राइब ले सकते हो। अब आगे तो SSC को आप जानते हो, इनके नियम कानून बदलते रहते हैं, बाकी नोटिफिकेशन में तो इन्होंने ऐसा ही लिखा है। इसके अलावा जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो अपना स्क्राइब लेंगे और 40% से ज़्यादा या 40% वाले हैं, तो जब अपना स्क्राइब लेंगे तो उसके लिए एनेक्सर 2 आपको
एक अंडरटेकिंग है, ये भी भरनी होगी और ये हो सकता है उतने टाइम अपलोड भी करवाई जाए आपसे। और आप अगर 40% से कम वाले हैं तो आपको एनेक्सर 2A अंडरटेकिंग भरनी होगी अपना स्क्राइब लेने के लिए। अगर आप NTA की तरफ से लेंगे तो फिर ये आपको सब नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो स्क्राइब तो नहीं लेना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए और वो एलिजिबल है, तो उनको भी एनेक्सर 1 या 40% से कम वाले हैं तो एनेक्सर 1A बनवाना ही पड़ेगा। बाकी जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो पार्शियली ब्लाइंड है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह लगाकर अपना पेपर देना चाहते हैं तो उनको एग्ज़ाम हॉल में जाने दिया जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर। एक चीज़ और याद रखना, जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो स्क्राइब लेंगे या एक्स्ट्रा टाइम लेंगे तो जो अपना एनेक्सर वगैरह बनवाएंगे उसको संभाल के रखना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें मांगा जाएगा। अगर आप तब नहीं दिखा पाओगे तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आया तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।